अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स के लेसन में आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड, पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान की फर्स्ट ईयर में चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से लिया गया है। इस लेसन के बाद स्टूडेंट्स 3 नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस की मदद से क्रैमर रूल को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। जो मेरे पास मेथड है वो है मैट्रिक्स मेथड, और इसमें हमारे पास एक इन्वर्जन मेथड होता है और एक क्रैमर्स रूल। मतलब इन्वर्जन मेथड ही से क्रैमर रूल्स बना है, और क्रैमर रूल्स में हम बेसिकली शॉर्ट वे जो है वो लगा देते हैं, मतलब फार्मूला को यूज करते हैं। तो देखें, अब इसमें सबसे पहले हम जो ये गिवन इक्वेशंस हैं इनको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना रहा हूँ, इन मैट्रिक्स फॉर्म, और जिसे हमने जो है वो इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल्स में थी, ठीक है, उनसे हमने स्क्वायर मैट्रिसेस बनाए थे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया था, इसी तरह वेरिएबल मैट्रिक्स बनाया था, ठीक है। बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर, लेकिन अब इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स बनेंगे। मतलब अब सबसे पहले मैं x1 के कोफिशिएंट लिखूंगा तो वो 2 है पहली इक्वेशन में, +1 है सेकंड इक्वेशन में, और -1 है थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। इसी के साथ फिर अगर हम देखें सेकंड जो वेरिएबल हमारे पास x2, इसके कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में -1, सेकंड में है +10 और थर्ड में है +1, और लास्ट में अगर आप देखें तो +2 है थर्ड इक्वेशन में, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड वेरिएबल का, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में थर्ड वेरिएबल का जो है वो है -3 कोफिशिएंट, और +1 है हमारे पास थर्ड इक्वेशन में x3 का कोफिशिएंट। ये हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स कंप्लीट। यहाँ पर मैं चलें इस ब्रैकेट को कोशिश करता हूँ कि ये स्ट्रेट हमारे पास लाइन की शक्ल में आए, और इसके बाद यहाँ पर हम बना लेते हैं मैट्रिक्स जो कि वेरिएबल मैट्रिक्स आएगा x1, x2 और x3, ठीक है जी, और इक्वल टू आएगा कांस्टेंट के। जैसे इनके नाम हम पढ़ते ही हैं इक्वेशंस में कि ये हमारे पास कोफिशिएंट है x3 का, ये -1 x2 का कोफिशिएंट, और ये जो 4 है ये मतलब अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें -4, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इस वक्त ये इक्वेशंस जो अपनी जो है जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, 4, 10 और -6, ये हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, ठीक है जी। अब जो ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, ये x हो गया अननोन, और ये हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है b। अब इसमें जो बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ ये कि अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को दोबारा मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम ये देखेंगे कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं, जो कि 3 है, और सेकंड मैट्रिक्स के रोज कितने हैं, वो 3 है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब आप देखें कि अगर ये फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो तो 2 मल्टीप्लाई बाय x1 2x1 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय x2 -x2 आ जाएगा, +2 मल्टीप्लाई बाय x3 +2x3 आ जाएगा, और इक्वल टू 4। तो वापस वही इक्वेशन बनती है। इसका मतलब कि हमने जो ये मैट्रिक्स बनाए हैं वो दुरुस्त बनाए हुए हैं, ठीक है। ये एक तरह से चेकिंग होगी। अब कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने से पहले ये देखते हैं कि आया कि क्या सोल्यूशन पॉसिबल भी है। मतलब ये जो अगर ये 3 लाइंस हैं इन 3 वेरिएबल में, मतलब हमें लाइंस मिल रही हैं, तो क्या ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही हैं या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम ए डिटर्मिनेंट जो है वो निकाल लेते हैं, मतलब इंटरसेक्शन के लिए। अब कॉन्करेंट होना वो हमें पता चलता है बाकायदा x1, x2, x3 की वैल्यू से कि ये एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं, और वो मतलब वो पॉइंट हमें मिल जाता है।
मतलब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्करेंट होने की कंडीशन भी हमें पता चल जाती है कि अगर इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट पता चल जाए, ठीक है। तो अगर वो 0 आ गया तो इसका मतलब ये कॉन्करेंट नहीं है, मतलब एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रही, ठीक है। तो ये चलें, अब इसका हम जरा डिटर्मिनेंट लेते हैं। 2 1 -1 -1 10 1 2 -3 और 1। अब इस मैट्रिक्स को हम ओपन करते हैं। बाय रो हम उसको ओपन कर सकते हैं, बाय कॉलम भी मतलब ओपन कर सकते हैं। अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मतलब इस पर एंट्री को लिखा जाए तो जिस रो जिस कॉलम में ये एंट्री उसको स्किप किया जाता है, तो मतलब ये एंट्रीज हम छोड़ देंगे। 10 1 से मल्टीप्लाई होगा 10 आएगा, 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा -3 आएगा, साइन इनमें माइनस का आएगा तो ये 10 -3 मतलब 10 + 3 हो जाएगा, 13 आएगा, ठीक है। आपको एक क्विकली रिवाइज किया मैंने यहाँ पर। बेसिकली इसकी कैलकुलेशन फाइंड करना हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब -1 चूंकि ऑलरेडी इस नंबर के साथ नेगेटिव साइन और हम इस एंट्री के साथ भी नेगेटिव लगाते हैं साइन, चूंकि इसकी पोजीशन के हिसाब से जो हमने कोफैक्टर के मतलब कॉन्सेप्ट में बात समझी हुई है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट के साथ नेगेटिव साइन आएगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। उस सूरत में नेगेटिव होता है जब जो रो और कॉलम नंबर की अगर नंबर को ऐड किया जाए और आंसर ऑड आए तो उस सूरत में नेगेटिव आता है और इवन के सूरत में पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा बल्कि +1 हो जाएगा। और जिस रो जिस कॉलम में एंट्री इनको छोड़ देंगे, 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 -1 -3 से मल्टीप्लाई होकर 3, तो 1 -3 आएगा जो कि -2 होता है। यहाँ पे आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -2 और फिर +2 जो है वो मल्टीप्लाई बाय किसके साथ आएगा, 1 + 10 के साथ, 11 के साथ। तो ये इसे हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 26, ये बना -2 और ये बना +22, तो ये बन गया 48 में से आप 2 माइनस कर दें 46 जो कि इक्वल टू 0 नहीं है। इसका मतलब कि A इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। दिस इंप्लाइज A इनवर्स एग्जिस्ट, या चूंकि इसमें मैं इन्वर्जन मेथड नहीं लगा रहा, मैं इसमें यूं कहूंगा कि सोल्यूशन इज पॉसिबल। इसका मतलब कि लाइंस कॉन्करेंट हैं, ठीक है। अब वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कैसे मिलेगा, उसके लिए वो जो फार्मूला वो हम यूज करेंगे, सोल्यूशन इज पॉसिबल हम लिख लेंगे यहाँ पे। अब जो क्रैमर्स रूल है उसका जो मतलब उसके जो फार्मूलाज हैं वो ऑलरेडी इससे पिछले लेक्चर्स में भी मैं बता चुका हूँ, आप वहाँ से इन्हें थॉरली जो है वो समझ सकते हैं। तो बाय क्रैमर्स रूल हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेंगे, जैसे A1 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसमें हम क्या करेंगे, हम जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स A है इसका पहला कॉलम जो x1 वेरिएबल वाला वो रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट के साथ जो कि 4 10 और -6, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये इसका डिटर्मिनेंट है। तो इसमें मैंने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया 4 10 एंड 6 से। अब बाकी दो जो कॉलम्स हैं उनको हम एज इट इज लिखेंगे, इसका -1 10 और 1 और 2 3 और 2 -3 और 1। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, आपकी असाइनमेंट है, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 184, ठीक है जी। इसी तरह अब मैं A2 जो मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट के लिए क्या करूंगा, मैं सेकंड जो मेरे पास वेरिएबल था x2 उस वेरिएबल के कॉलम के कोफिशिएंट्स जो मैंने लिखे थे, मतलब उस कॉलम में जो कोफिशिएंट लिखे थे x2 के, उनकी जगह 4 10 एंड -6 आएगा। और बाकी जो हमारे पास कॉलम्स हैं A मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के वो वही रहेंगे, मतलब कॉलम 3 भी वही रहेगा और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का कॉलम 1 भी वही रहेगा, 2 1 एंड -1। इसका आंसर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 0 आएगा, ठीक है जी। और इसी तरीके से जो A3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, इसको जब मैंने मतलब इसके एंट्रीज के लिए क्या लिखेंगे, जो x3 के कोफिशिएंट है उनकी जगह 4 10 और -6 आएगा, जबकि पहले दो कॉलम वही आएंगे जो कि A मैट्रिक्स के हैं, जिसमें पहले आएगा 2 1 -1 और फिर आएगा -1 10 और 1। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आएगा -92, ठीक है जी। अब क्रैमर्स रूल जो हमारे पास x1 है वो क्या आएगा, x1 हम फाइंड करेंगे, ये आएगा जी A1 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ओवर A मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो कि बनता है 184 को आप 46, A डिटर्मिनेंट 46 था, आप डिवाइड करेंगे आपका आंसर 4 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप x2 जो है वो निकाल सकते हैं, A2 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को आप
ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, 0 को आप 46 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। और x3 के लिए आप A3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, मतलब आप -92 को 46 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा -2। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रिपल आएगा, मतलब जिसमें x1 4 है, x2 0 है और जो x3 है वो -2 है, तो जो कि हमारी इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। और इसको फिर मैं एक सेट में लिखूंगा जो कि मेरा सॉल्यूशन सेट होगा। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्रैमर रूल, मतलब कि क्रैमर रूल से हम किस तरह से ये जो तीन हमारे पास इक्वेशंस हैं, ठीक है, जिन्हें हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे लेकिन में 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं जो कि लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कि देखना है कि इनका सोल्यूशन कैसे मिल सकता है हमें। अब ये बात याद रहे कि हर जो इक्वेशन है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है। और अगर ये तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से गुजरेंगी, जैसे फर्स्ट करें फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो ये पॉइंट जो होगा बेसिकली ये वो पॉइंट होगा जो कि इन तीनों का कॉमन पॉइंट है, जिसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं। ये हम ढूंढने जा रहे हैं और ये पॉइंट हमें जो है क्रैमर रूल से जो एक फार्मूला उसमें बताया गया उसके जरिए हम इस पॉइंट को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये लाइंस जो है कि आपस में इंटरसेक्ट भी करती हैं, मतलब क्या इनका सोल्यूशन भी है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, हम इन जो लाइंस की इक्वेशंस उनको पहले अरेंज करके इस तरह से लिखेंगे कि एक्स वेरिएबल जो तीनों के वो एक आपस में आमने सामने हो, वाई वेरिएबल टर्म्स और जी वेरिएबल टर्म्स, और जबकि कांस्टेंट्स जो है वो इक्वालिटी के दूसरी साइड पर हो। इस तरह से लिखकर हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की शेप में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप जानते हैं इसमें कि हम जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि ए से जाहिर किया जाता है। अब इसमें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा, इसमें पहला जो कॉलम होगा वो एक्स का होगा, दूसरा वाई का और तीसरा जो होगा वो z का होगा, मतलब इनके कोफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, अब देखिए x के कोफिशिएंट में क्या क्या आ रहा है, 2 फर्स्ट इक्वेशन में, फिर 3 है सेकंड में और फिर 5 है। जबकि इसी तरह से अगर आप y के कोफिशिएंट्स देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में 2, फिर -2 सेकंड में और फिर 1 थर्ड में है। जबकि लास्ट जो है z के कोफिशिएंट 1, -2 और -3 है। ठीक है, जबकि आप जो है जो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो वेरिएबल मैट्रिक्स, वो क्या आएगा जी, उसमें से फर्स्ट टर्म x है तो इसमें फर्स्ट एंट्री x आएगी, सेकंड एंट्री y आएगी और थर्ड एंट्री z आ जाएगी। ठीक है, जबकि इक्वल टू जो हमारे पास एक कांस्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो क्या आएगा जी, उसमें ये कांस्टेंट आएंगे, पहली इक्वेशन के, दूसरी इक्वेशन के और तीसरी इक्वेशन के कांस्टेंट्स। ठीक है, इस तरह से ये a मैट्रिक्स है, ये x है और ये b है। अब चूंकि हम क्रैमर रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं तो क्रैमर रूल्स के मुताबिक सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि आया कि हमारा जो मैट्रिक्स है, जो कि चले अभी हम इस शेप में देख रहे हैं, कि इसका डिटर्मिनेंट भी मतलब क्या जीरो तो नहीं है, क्या ये सिंगुलर तो नहीं है। मतलब डिटर्मिनेंट जीरो होने का मतलब है कि आपका मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर हुआ तो फिर इसका मतलब है कि आप सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर इन्हीं एंट्रीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इनको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। चलें जी, या चलें इनको लिख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। 2, 3, 5, ठीक है, फिर इसी तरह से 2, -2, 1 और फिर 1, -2, 3। अब देखिए इनका डिटर्मिनेंट ओपन करने का ये तरीका होता है कि आप फर्स्ट जो एंट्री है, ठीक है, इसको इसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। को फैक्टर में माइनर आता है और -1 की पावर आती है जितनी कि जिस रो और जिस कॉलम में ये एंट्री होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है, तो 1 + 1 मतलब ये -1 का स्क्वायर बन जाएगा जो कि पॉजिटिव 1 आता है, मतलब इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। और इसका माइनर जो है वो बेसिकली ये जो एंट्रीज में भी लिख रहा हूँ आपके सामने, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, मतलब इनका डिटर्मिनेंट लिया जाएगा जो कि 2/2 जो मैट्रिक्स होता है उनके डिटर्मिनेंट को जैसे फाइंड किया जाता है, बिल्कुल वही तरीका है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं ये -6 + 2 आएगा, जो कि -6 + 2 जो है वो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाता है जी, बल्कि ये यहाँ पर -3 है, ये बन जाएगा 6 + 2 जो कि 8 बनता है। ठीक है, अब हम इन्हीं एंट्रीज को जरा नीट करके लिखते हैं। ठीक है, मतलब 2 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा डिटर्मिनेंट वो आएगा -2, यहाँ पे एंट्री के साथ माइनस का साइन था, -2, 1 और -3। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा तो आपने इस बात को याद रखना है कि मैं किस तरह से इन एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करूँ। अब देखिए जो हमारे पास सेकंड एंट्री है इसके साइन चेंज करते हैं,
मतलब अगर ये पॉजिटिव 2 है तो इसको नेगेटिव 2 बनाते हैं, अगर नेगेटिव 2 होगा तो पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। और फिर इसका माइनर आएगा। अब इसका माइनर जो है बेसिकली वो डिटर्मिनेंट बनेगा जिस रो जिस कॉलम में ये है इनकी एंट्रीज को छोड़ दिया जाए, 3 5 और -2 -3 का, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 3 5 -2 और -3, ठीक है। 3 5 -2 -3 और इसी तरीके से जो लास्ट एंट्री है इसके साइन वही आते हैं जो कि ऑलरेडी हैं इसके, ठीक है। मतलब इसके साइन चेंज नहीं करते हम। ये आप इसका रूल याद रखें तो आप डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये हमारे पास ये एंट्री आ रही है इनका, हमने माइनर, तो माइनर में इनका डिटर्मिनेंट लेंगे 3 -2 5 1, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 3 5 -2 1, मतलब मैंने पहले कॉलम लिखा। अब इसको हम सिंप्लीफाई बना करते हैं जी, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। देखें यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा इनके प्रोडक्ट से जो कि 6 बनता, पॉजिटिव 6, और ये -2 है लेकिन फार्मूले में भी एक माइनस होता है, वो माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे जी, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव का साइन आएगा। इसी तरह से -2, अब देखें ये 3 3 से -9, मतलब मल्टीप्लाई होकर -3 से, और यहाँ पे ये -10 बनेगा लेकिन फार्मूले का नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव 10 बना देगा। फिर इसी तरीके से +1 मल्टीप्लाई बाय 3 1 से 3 और 5 -2 से -10 जो कि फिर पॉजिटिव 10 बन जाएगा। अब इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 8 -2 10 -9 1 के इक्वल है, जबकि 10 + 3 जो है वो 13 आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बनता है 16 -2 + 13, ठीक है। मतलब 16 और 13 बनता है 29, और इसमें से 2 माइनस कर दें तो ये बनता है 27, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि हमारा जो ए मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, और इसका जो सोल्यूशन है वो क्रैमर रूल्स के मुताबिक क्या है जी, सोल्यूशन इज पॉसिबल, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब जो क्रैमर रूल ने हमें फार्मूला बताया है, हम उस फार्मूला को यहाँ पर अब जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो फार्मूला क्या है मैं आपको यहाँ से इस मैट्रिक्स से समझाता हूँ कि ये हमारा जो मैट्रिक्स है, ठीक है। चलें इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। चलें जी, इसको मैं कॉपी करता हूँ पहले जी। अब ये देख लें आपके जो हमारे पास क्रैमर रूल्स हैं उसके मुताबिक जो x है वेरिएबल, ठीक है, ये बेसिकली इक्वल होता है ax मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट ओवर a मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के, ठीक है। मतलब इस रेशो को हम x कहते हैं। इसी तरीके से y जो आता है हमारे पास वो आता है ay मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, ठीक है। और जो हमारे पास z वेरिएबल आता है वो इक्वल आता है az मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के, ठीक है। अब ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, अगर हम इसको देखें कैलकुलेट करना चाहें तो इसके लिए हम ये करते हैं कि जो एक्स वाला कॉलम है वो नहीं लिखा जाता ए एक्स में, वो 3 1 2 से रिप्लेस कर दिया जाता है 3 1 2 से, जबकि बाकी एंट्रीज जो है वो एज इट इज आती हैं, मतलब 2 -2 वाई वाला कॉलम और जो जी वाला कॉलम है ए मैट्रिक्स का वो वही रहता है, ठीक है। इस तरीके से हम ए एक्स फाइंड करते हैं। जब हम ए वाई की बात करेंगे ए वाई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की, तो इसमें फिर हम जो हमारे पास वाई वाला कॉलम है वो नहीं लिखा जाएगा, मतलब 2 3 5 आएगा, ठीक है, और जी वाला आएगा 1 -2 -3। लेकिन यहाँ पर अब क्या आएगा, बी आ जाएगा 3 1 2, और इसी तरीके से लास्ट वाले में फिर ये हमारे पास जो जी वाला कॉलम है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अब चूंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है तो ए जी जो हमारे पास आएगा वो बन जाएगा 2 3 5, ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पे आएगा 2 -2 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 2, ठीक है। अब इन डिटर्मिनेंट्स को मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, इनके आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं। इसका आंसर जो है ए एक्स का ये हमारे पास 27 आता है, ए वाई का 0 आता है, और ए जी का जो है वो 27 आता है, ठीक है। अब इन वैल्यूज को आप अगर इन ऊपर गिवन इक्वेशंस में लिख दें तो आपको x मिल जाएगा, x आ जाएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या आया जी मैट्रिक्स का 27, जबकि ए डिटर्मिनेंट 27 था, तो ये आ जाएगा 1, y आ जाएगा 0/27 जो कि 0 के इक्वल है, और z इक्वल टू आ जाएगा 27/27 जो कि आ जाएगा इक्वल टू 1। तो ये x y z की जो ये वैल्यूज हैं ये हमारे पास क्या है जी, इसका सोल्यूशन सेट है, जिसको कि हम एक ऑर्डर पेयर में, बल्कि ट्रिपलेट कहलाता है, यानी इसमें 3
वैल्यूज़ हैं एक्स की, वाई की, जो कि 3 डायमेंशनल में है, इसलिए यहाँ पर 3 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसके। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया।